हेलो दोस्तों, इन नॉलेज हब पे आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1। इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अदर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, सुभाष बोस डिफीटेड गांधीजीज कैंडिडेट इन त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1939। हु वॉज गांधीजीज कैंडिडेट? मतलब गांधी जी के किस उम्मीदवार को सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में हराया था? तो इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए, हुआ ये था कि 1938 में हरिपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो गांधी जी ने जब डिफीट हुआ है पट्टाभी सिद्धारमैया का, तो कहा कि ये जो डिफीट है ये मेरा डिफीट है। तो ऐसे में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 13 सदस्य थे, उसमें से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, और जो एक सदस्य इस्तीफा नहीं दिए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे में जब देखा कि पूरा कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी जी जो है अगेंस्ट जा रहे हैं मेरे, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये थी बात त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस की। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड? तो किस वर्ष कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1923। देखिए, होता यह है कि गांधी जी ने जब अचानक से 1922 में 5 फेब को वापस ले लिया है असहयोग आंदोलन को, तो उस समय कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग उत्पन्न हुए हैं। कुछ का कहना है कि हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे वर्क करना चाहिए और अभी किसी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लोगों में एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के तहत लोगों में सरकार के विरुद्ध एक सोच डेवलप करनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, तो ये जो लोग थे इन्होंने कहा नहीं, हमें 1923 में जो इलेक्शन होने जा रहा है सेंट्रल असेंबली का, हमें उसमें भाग लेना चाहिए। तो इन्होंने भाग लिया है और कांग्रेस के अंदर ही रह के कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्लिम लीग ऑफिशियली डिमांडेड पाकिस्तान इन विच ईयर? मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में पाकिस्तान की मांग की? तो इसका सही आंसर है 1940। देखिए, होता यह है कि 1931-33 के दरमियान मोहम्मद इकबाल ने पहली बार अध्यक्षीय भाषण में ये कहा इलाहाबाद में कि हमें आ, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, जिसको कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, उन्होंने एक शब्द कॉइन किया कि अगर भविष्य में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र होगा तो वो कौन सा होगा? तो वो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान शब्द कॉइन करने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली। और जिसका डिमांड 1940 में ऑफिशियली जो है किया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। ये लाहौर कांग्रेस ही था, लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का 1940 में। तो ये है 1940। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिशन वॉज कॉल्ड अ पोस्ट डेटेड चेक बाय गांधी जी? गांधी जी के किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? तो इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन। देखिए, 1942 में भारतीयों को मनाने के लिए कि आप पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन कीजिए, एक क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लाया गया था, जिसमें एक सदस्य साइमन भी थे। वे वही साइमन है जो साइमन कमीशन लेकर आए थे। तो गांधी जी ने कहा कि इसमें आपने जितनी भी बातें करी है वो सब का सब जो है युद्ध के बाद, और अगर युद्ध अनावरत चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, तो फिर तो भारत कभी स्वतंत्र ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक उत्तर की तिथि का कोई चेक आप हमें पकड़ा रहे हैं जिसका कि डेट भी नहीं मालूम है। तो ये थी बात क्रिप्स मिशन की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स किल्ड सॉन्डर्स टू टेक रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ विच ग्रेट लीडर? भगत सिंह और उनके दोस्तों ने किस महान नेता की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में जब पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा था, तो ये सॉन्डर्स ही थे जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था, और वो घायल हो गए थे और कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने कहा भी था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे। और इसी इंसिडेंट का बदला लेने के लिए
भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी की, लाहौर षड्यंत्र की और सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो ये जो चीज़ है, इस कारण से ही भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हु वॉज एक्सट्रीमिस्ट इन नेचर, पॉलिटिकल गुरु ऑफ लाल बाल पाल, डिफेंडेड बाय चितरंजन दास इन अलीपुर बॉम्ब केस एंड फाइनली बिकेम मॉन्क इन पौंडीचेरी, नेम द पर्सन। एक व्यक्ति जो प्रकृति में चरमपंथी था, लाल बाल पाल के राजनीतिक गुरु थे, अलीपुर बम मामले में चितरंजन दास ने जिनका बचाव किया था, और अंत में पांडिचेरी में ये भिक्षु बन गए, संत बन गए, इस व्यक्ति का नाम बताइए। तो इनका नाम है औरबिंदो घोष। देखिए, जो एक तरह से आप ये कि न्यू लैप्स फॉर ओल्ड एक किताब इन्होंने लिखी थी, जिसका मतलब ये था कि अब जो है, जो मॉडरेट लोग हैं, जो जैसे दादा भाई नौरोजी हैं या फिरोज शाह मेहता हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इन सबको पीछे हो जाना चाहिए और नए लोगों को जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सामने आना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है, इसको डेवलप करने वाले ही अरबिंदो घोष हैं, राइट। और एक तरह से विचारधारा जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा कहते हैं, मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल के बाद गरम दल, उसके प्रोपॉन्डर ही कौन है? अरबिंदो घोष। तो ये सारी बातें उन्हीं के लिए थी। और अलीपुर बॉम्ब ब्लास्ट में इनका और इनके भाई बनिंद्र घोष का नाम आया था, लेकिन इनको एक्विटेड, मतलब इनको दोष मुक्त करवा दिया था चितरंजन दास ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉल्ड तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन हिज बुक। अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक या भारतीय उग्रवादियों का जनक किसने कहा? तो इसका सही आंसर है वैलेंटाइन चिरॉल। ये लंदन के एक लीडर कह लीजिए या एक तरह से एडिटर कह लीजिए थे, और इन्होंने लिखा था कि भारत में जो कुछ भी उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, जहाँ कहीं भी कोई बॉम्ब फेंका जा रहा है या जहाँ कहीं भी सरकार पर कोई हमला हो रहा है, उस सब के गॉड फादर जो है वो तिलक हैं। तो ऐसे में तिलक जो है उस समय होम रूल लीग मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, और जब इस तरह की बातें उनके सामने आती है तो वो लंदन चले जाते हैं वैलेंटाइन चिरॉल के खिलाफ केस लड़ने के लिए। तो ये है बात फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वाली। इसके बाद है क्वेश्चन 8, हु वॉज एसोसिएटेड विथ अभिनव भारत, रोट अ बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1857 एंड वॉज सेंटेंस टू 2 लाइफ टर्म एट सेलुलर जेल इन अंडमान। अभिनव भारत से कौन जुड़ा था और जिन्होंने भारत के लिए जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब लिखी थी, और अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में उनको 2 बार लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास हुआ था। तो ये व्यक्ति हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर और अभिनव भारत से ये जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज अ ट्रू गांधीयन, डिड अ लॉट फॉर नागा इंटीग्रेशन टू इंडिया, founder of Congress Socialist Party, opposed national emergency and started total revolution, name the person। एक सच्चे गांधीवादी, नागा एकता के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट विचारधारा के जितने लोग थे, उन्होंने पार्टी का गठन किया था। उसके बाद इन्होंने आपातकाल जो 1975 में लगाया गया था उसका विरोध किया और एक टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। ये व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। तो बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से ही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और एक्चुअली जयप्रकाश नारायण एक तरह से तब काफ़ी ज़्यादा अस्तित्व में उनका नाम आता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरा मूवमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन में लीडरलेस हो जाता है। तब जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमांड संभालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हु एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। देखिए, कुछ कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे ब्रह्म सभा की स्थापना पूछे तो राजा राम मोहन राय, अगर ब्रह्म समाज सिंपल पूछे तो भी राजा राम मोहन राय, लेकिन अगर भारत का ब्रह्म समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन। और अगर आपसे पूछता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। और अगर आपसे पूछता है साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर है आनंद मोहन बोस। तो ये हो गई बात ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1503 एट विच प्लेस। भारत में पहला पुर्तगाली किला
1503 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कोच्चि। इसका सही आंसर है कोच्चि। तो ये पहली बार जो है 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आए। उसके बाद जो है गवर्नरशिप यहाँ पर शुरू हुई। अल्मीडा और अल्बरिक यहाँ पर जो है गवर्नर बन के आए पुर्तगाली। तो ये पूरा अराइवल ऑफ पुर्तगीज, जो फर्स्ट यूरोपियन पावर आप कहेंगे भारत में, वो पुर्तगाली थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए थे और जो कैलिकट वाला रीजन है वहाँ पर पहली बार वास्को डी गामा आए थे, जिनको किंग ऑफ ट्रेवेनकोर, जो महाराजा थे ट्रेवेनकोर के, वो भी स्वागत करने के लिए पहुँचे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्शियन एम्पायर नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी इन 1739 एट विच प्लेस? फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल सेना को किस स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर है करनाल। देखिए, हराया ही नहीं था, जबकि इस समय जो मुगल शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उन्होंने 54 दिन तक पूरा लूटपाट मचाया था, राज किया था दिल्ली के ऊपर नादिर शाह ने। और अंत में दो चीज़ों के ऊपर समझौता हुआ है कि आप मुझे पीकॉक थ्रोन दे देंगे, जो शाहजहां के समय से मयूर सिंहासन चला आ रहा था, वो लेके गया है, और साथ के साथ जितना खजाना था वो भी लेके गया है। एक और चीज़ छल से, या कह सकते हैं कि बिल्कुल गेम प्ले करके, जो कोहिनूर का हीरा है वो भी मोहम्मद शाह रंगीला से ले लेता है। कौन? नादिर शाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इन लेटर मुगल पीरियड सैयद ब्रदर्स वेयर कंसिडर्ड एज किंग मेकर एज दे प्लेस्ड 4 किंग एट द थ्रोन। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सैयद ब्रदर्स? बाद के मुगल काल में सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर माना गया है क्योंकि उन्होंने 4 राजाओं को सिंहासन पर बिठाया। सैयद ब्रदर्स का असली नाम क्या था? देखिए, सैयद ब्रदर्स ये जहांदर शाह के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, फारूक सियार को बनाएंगे, उसके बाद रफ़ीउद्दराज़त, रफ़ीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। ये 4 राजाओं को बनाने वाले ही कौन थे? सैयद ब्रदर्स। और इन मोहम्मद शाह रंगीला ने इनकी हत्या की है। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान हैं ये, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश फॉट बैटल ऑफ बक्सर अंडर द लीडरशिप ऑफ? अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो इसका सही आंसर है हेक्टर मुनरो। देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई है, और एक तरफ जो है वो पूरा का पूरा, जैसे बंगाल की सेना उस समय मीर कासिम के नेतृत्व में, अवध की सेना सुजाउद्दौला के नेतृत्व में, और जो मुगल कुछ बचे हुए थे क्षेत्र, तो शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में, ये तीनों मिलकर एक तरफ और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से। फिर भी विजयी कौन होता है? हेक्टर मुनरो, मतलब ब्रिटिश। एक चीज़ और, कि ये बैटल ऑफ बक्सर ही है जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत मुगल बादशाह खुद अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का लीगल पावर बना देते हैं। आप कह सकते हैं कानूनी शक्ति बना देते हैं। इसके बाद जो है लीगली वो भारत पर राज करने लगते हैं बंगाल वाले क्षेत्र पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हु एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल? बंगाल में दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, एक तरह से एक गवर्नर का भी पद स्थापित किया और नवाब भी थे। तो नवाब जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम दिया गया, और गवर्नर जिनको कि मेनली दीवानी वाला काम, मतलब टैक्स वैक्स जितने भी फाइनेंशियल काम जो हैं, और क्रिमिनल वाले जो भी काम हैं, तो सिविल और क्रिमिनल लॉ पूरा गवर्नर के अंदर चला गया और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नवाब के अंदर चला गया। तो ये जो है डुअल सिस्टम एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर विच एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टुक प्लेस? किस एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई? तो इसका सही आंसर है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए, पहले में हैदर अली हरा देते हैं अंग्रेजों को, दूसरे में एक तरह से कह लीजिए कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जो टीपू सुल्तान के फादर हैं। 1780 से 84 के दरमियान वो युद्ध चलता है, तो उसमें बीच में ही 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और वो अनडिसाइडेड रह जाता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। जो थर्ड है उसमें अंग्रेज जो है वो टीपू सुल्तान को हराते हैं, और टीपू सुल्तान बदले में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत जो केरल का मालाबार वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों को दे देते हैं। तो ये है बात ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की, जो 1792 में हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस? किस गवर्नर जनरल ने घेरे की नीति शुरू की? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स।
देखिए 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ऐसे में इन्होंने अपने क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा विस्तृत करने के लिए घेरे की नीति का मतलब क्या है कि अगर मैं तीन तरफ से किसी भी या चारों तरफ से किसी भी क्षेत्र को पर कब्जा कर लूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो ये जो घेरे की नीति थी कि मैक्सिमम एरिया उसके आसपास की ये कवर कर लेते थे, सो दैट कि वो ऑटोमेटिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ गंडमक वॉज साइंड आफ्टर विच वॉर। गंडमक की संधि किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये 1879 में हुआ है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो इसके बाद ये ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन किया गया था। हु वॉज लीडर ऑफ अंबरी सत्याग्रह इन बिहार? बिहार में अंबारी सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है राहुल संकीर्त्यानंद। 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वॉज द लीडर ऑफ अंबरी सत्याग्रह इन बिहार। तो इसका सही आंसर है राहुल संकीर्त्यानंद। बेसिकली राहुल संकीर्त्यानंद जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे ये आपके असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा वाले रीजन में भी, और अंबरी जगह है जहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह करवाया था, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज एसोसिएटेड विथ मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट? मुजफ्फरपुर बॉम्ब हादसा में के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। देखिए होता क्या है कि किंग सेफर्ड जो हैं उनके ऊपर फेंका गया था ये बॉम्ब, लेकिन ये जो है उनके ऊपर नहीं गिर के एक यूरोपियन लेडी थी और उनकी बच्ची थी जिनका डेथ हो जाता है। तो ऐसे में प्रफुल्ल चाकी खुद को शॉट कर लेते हैं उसी समय, आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ही वॉज द फाउंडर मेंबर एंड फर्स्ट अकाउंट होल्डर ऑफ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। ही वॉज एन आर्य समाजी। ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेम द पर्सन। तो कुछ इनके बारे में जानकारी दी गई है कि पंजाब नेशनल बैंक के पहले खाता धारक थे ये, और साथ के साथ संस्थापक भी थे। एक आर्य समाजी भी थे जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में, तो उसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ये सारा जो है वो लाला लाजपत राय जिनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ही प्रिसाइडेड कांग्रेस सेशन ऑफ 1905। ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी एंड ही एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नेम द पर्सन। देखिए 1905 में दो बातें हुई हैं कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं, गांधी किताब भी लिखते हैं, गोखले मैं पॉलिटिकल गुरु, एक किताब भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की है। तो ये व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज नोन एज अनक्रॉन्ड किंग ऑफ बॉम्बे एंड लायन ऑफ बॉम्बे। ही एंड हिज फ्रेंड्स एस्टैब्लिश्ड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ही वॉज फाउंडर ऑफ बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर, नेम द पर्सन। मतलब किसको बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता था, किसको बॉम्बे का शेर कहा जाता था, वह वही व्यक्ति है जिसने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक जो मैगजीन है या न्यूज़पेपर है उसको इस्टेब्लिश किया। और एक बॉम्बे में त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलियांग। ये तीनों लोग मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी करते हैं 1884-85 में, ठीक है। तो ये हैं लायन ऑफ बॉम्बे, फिरोज शाह मेहता। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर ये बहुत ज़्यादा डिबेट करते थे तिलक के साथ और तिलक के एकदम अपोजिट रहते थे, और इनके लिए बीच बचाव करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे इन दोनों के बीच। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हिज ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड Landholder Society. His father was associated with ब्रह्म समाज. He was a Nobel laureate. Name the person. उनके दादाजी ने क्या एस्टैब्लिश किया था? लैंड होल्डर सोसाइटी। उनके पिताजी ने ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और खुद वो एक नोबेल लॉरेट थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका नाम बताइए। तो ये हैं व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। इनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए, और साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था।
Question number 25. He escaped from Hazaribagh jail during Quit India movement. He was founder member of Congress Socialist Party. He was associated with Naga Accord. Name the person. ये करीब करीब रिपीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये था कि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। तो हजारीबाग जेल से भागने वाले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण ही हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। शाहजहां ड्रो वॉट विच फॉरेन पावर फ्रॉम हुगली। शाहजहां ने हुगली से कौन सी विदेशी शक्ति निकाली। तो ये भी क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा गया था इस साल। तो इसका आंसर है पोर्टुगीज। देखिए, बहुत ज़्यादा लूट खसोट होने लगा था पोर्टुगीज के द्वारा। पोर्टुगीज बढ़ावा देते थे ठगी सिस्टम को। तो ऐसे में शाहजहां ने इनको पूरी तरह से खदेड़ा है हुगली वाले क्षेत्र से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। हु वॉज द लीडर फ्रॉम बरेली ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली से कौन नेता थे। तो इसका सही आंसर है खान बहादुर खान। तो अलग अलग क्षेत्र से आपको ध्यान रखना है। जैसे दिल्ली से एक तो बहादुर शाह जफर खुद थे और बख्त खान थे। इसके बाद अगर लखनऊ से देखें तो बेगम हज़रत महल। इसके बाद अगर कानपुर से देखें तो नाना साहब थे और उनके साथ अजीमुल्ला खान भी थे। बिहार में देखें जगदीशपुर या आरा से तो बाबू कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। तो अलग अलग जगह से, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। तो अलग अलग जगह से 1857 के लीडर अलग अलग थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। हु लेड होम रूल लीग मूवमेंट इन, या हु लेड होम रूल लीग मूवमेंट इन बिहार। तो बिहार में होम रूल लीग मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक, जो होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको बिहार में लीड किया है मौलाना मजरूल हक ने। इसके बाद है हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्या के समाधान के लिए गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया। तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ला। देखिए, राजकुमार शुक्ल ये लखनऊ अधिवेशन से ही गांधी जी को एकदम मनाते आ रहे थे कि एक बार आप बिहार में आइए। यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम है। 3 कठिया सिस्टम का मतलब क्या है कि 1 बीघा जो कि 20 कट्ठे का होता है, उसमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना मैंडेटरी होता था किसानों को। और नील की खेती का जो जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई का खोज लिए जाने के कारण डिमांड कम हो गया था नील का। और साथ के साथ नील की खेती अगर बार बार किसी खेत पर हो किया जाता है तो वो उसकी उर्वरता भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ के किसान इस चीज़ से निजात पाना चाहते थे। तो गांधी जी को इसी क्रम में बुलाया है राजकुमार शुक्ल ने। और यही चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह हो जाता है पूरे भारत में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड ऑन विच डेट। बिरसा मुंडा को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया। तो इसका सही आंसर है 3 मार्च 1900। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था और ऑप्शन में सारा फरवरी वाला दिया हुआ था। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा चूँकि बहुत बड़े फिगर हो जाते हैं, ट्राइबल लीडर हैं, और इन्होंने मुंडा रिवोल्ट जो करीब 1895 से 1900 तक चला है उसको लीड किया है। और एक सिंगाबोंगा, सिंगाबोंगा का मतलब एक गॉड के रूप में, और अपने आप को गॉड का उन्होंने इनकार्नेशन बताया है। और लोग उनको गॉड मानने लगे थे कि एक ही गॉड है उनके ट्राइबल क्षेत्र में, वो सिंगाबोंगा है, जिसको रिप्रेजेंट बिरसा मुंडा करते हैं। राइट, तो ये चीज़ थी। और ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है, मुंडा रिवोल्ट हुआ है बिरसा मुंडा के द्वारा। तो इस तरह से कुल जो 30 इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ये मेरा पहला लेक्चर था। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।